लंबे हाथ वाली गरीब बहू के घर आई 5 माता रानी। हर सुबह की तरह प्रिया अपनी 5 माता रानी की पूजा करने के लिए थाल सजा रही थी। अरे इसमें धूप बत्ती तो है ही नहीं, वो भी तैयार है, प्रसाद भी तैयार कर दी। माँ, अरे ये ले, मैं ले आई हूँ धूप बत्ती, पूजा शुरू कर। जी माँ। अम्बे मात की जय, लक्ष्मी मात की जय, अन्नपूर्णा देवी की जय, सरस्वती माता की जय, काली माता की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। हे माता रानी, आप आ जाओ, मेरे घर पर सदा दृष्टि बनाए रखना। मेरी प्रिया की शादी करवा दीजिए, बस मेरी आपसे यही विनती है। मुझ जैसी गरीब पर शादी के लिए कुछ भी नहीं है, कैसे शादी होगी। माँ, आप परेशान मत होइए, माता रानी है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगी। ये लीजिए प्रसाद, मैंने उन्हें भोग लगा दिया है। फिर प्रिया प्रसाद बांटकर घर के कामों में लग जाती है। वहीं रज्जो प्रिया के लिए रिश्ते ढूंढती है, जहां सुमित नाम के लड़के की माँ कावेरी उसके घर रिश्ता लेकर पहुंचती है। प्रिया बेटा, जरा चाय नाश्ता लेकर आओ। जी माँ। वैसे समधन जी, आपका बेटा सुमित नहीं आया? दरअसल वो काम में व्यस्त है थोड़ा, और उसे जुड़े सारे फैसले मेरे होंगे, इसलिए मैंने उसे आने के लिए भी नहीं बोला। जी जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिर प्रिया नाश्ता परोसती है। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने प्रिया। और रज्जो बहन, मुझे आपकी बेटी काफी पसंद आई, बस मेरी एक शर्त है, मुझे 2 सोने के सेट या 5 लाख रुपए कैश दे दीजिए। मतलब हर शादी में दहेज तो होते ही हैं, तो अब आप देख लीजिए, अच्छा जुगाड़ कर सकती हैं। जी, ये तो आपने ज्यादा बता दिया है, प्रिया के पिता भी नहीं हैं, मैं इतना कैसे जुगाड़ कर पाऊंगी। थोड़ा कम हो जाता तो मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना तो करूंगी ही। देखिए, मैं अपने पढ़े लिखे बेटे को आपको सौंप रही थी, कोई ऐरा गहरा नहीं है वो। चलिए, मैं आपको कह रही हूँ, अच्छे गहनों का इंतजाम कर दीजिए बस, वरना आप अपनी बेटी के लिए कहीं और रिश्ता देख लीजिए। नहीं, ऐसा मत करिए, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी, आप शादी की तैयारी कीजिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। फिर कावेरी चली जाती है। ये बात सुनकर प्रिया आपत्ति जताती है, लेकिन रज्जो किसी तरह से उसे समझा देती है और सुनार से किस्त पर सोने के 2-2 कंगन, हार, मांग टीका ले लेती है और अपनी बेटी की शादी कर देती है। जहां वो लोगों के घर झाड़ू पोछा लगाकर अपनी किस्त को पूरा कर रही थी, वहीं प्रिया ने सर्व गुण संपन्न बहू की तरह ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी और नित दिन 5 माता रानी की पूजा अर्चना भी किया करती थी। पर कुछ दिन बाद कावेरी अपने असली रंग दिखा देती है और छोटी छोटी बात पर प्रिया को सुनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो मिर्ची कूट रही थी, तभी उसे और सूखे मसाले देकर कहती है, कब बखाती है, मसाले ले, और हाँ, बारीक होने चाहिए, अगर गले में चुभा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सारा काम अच्छे से करूंगी। फिर प्रिया मसाले पीसकर 4 घंटे में जैसे ही आती है तो उसे ढेर सारे कपड़े देकर वो कहती है, बेलूड़ी, कहाँ को चल दी, ये इतने सारे कपड़े पड़े हैं, कौन धोएगा? पर माँ जी, अभी तो शाम हो गई है, रात के खाने की तैयारी भी करनी है, उससे पहले मुझे माता रानी की पूजा भी करनी है, तो ये सब अभी कैसे, मैं कल कपड़े धो दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? मैंने बोल दिया ना, जो बोला है उसे अभी कर, मैं नहीं जानती। खाना भी बना और कपड़े भी धुले हुए चाहिए। सुमित कल क्या पहनेगा? तेरी जैसी गरीब लड़की को मैंने बहू बनाकर गलती कर दी है। ना तो तेरी माँ से ठीक से दहेज दिया गया, ना तुझे कोई काम ठीक से तेरी माँ ने सिखाया है, पर उल्टा जवाब कैसे देना है ये तुझे बखूबी आता है। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी माँ की परवरिश पर उंगली कैसे उठा सकती हैं? और माँ जी, माँ ने आपकी सारी शर्त पूरी की है, जो भी आपने कही थी, फिर भी। खैर, मैं अभी कपड़े धो देती हूँ। फिर प्रिया सारे कपड़ों को साबुन में गला देती है और खाने की तैयारी भी कर देती है। अब जब तक उड़द की दाल में 7-8 सीटी आएंगी, तब तक मैं उन आधे कपड़ों को धो दूंगी। आटा भी गूंथ दिया है। माता रानी, मुझे माफ करना, आज आपकी पूजा करने में मुझे देरी हो जाएगी।
फिर आधे कपड़े धोने के बाद कुकर में सीटी लगती है। प्रिया गैस बंद करके दाल को छोड़ देती है और माता रानी की पूजा करती है। जय दुर्गे मैया, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, काली माता, अन्नपूर्णा माता, आप सब अपनी कृपा मुझ पर और मेरे ससुराल पर, मेरी माँ पर बनाए रखना। माँ को बिल्कुल ठीक रखना। और आपने हमें जो वो दिया उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। बोलो दुर्गे मैया की। इतने में सारे कपड़े धोने के बाद प्रिया खाना लगा देती है तो कावेरी आश्चर्य से कहती है, क्या बात है, तूने कपड़े नहीं धोए क्या जो खाना बना दिया? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सारे कपड़े भी धो दिए और खाना भी बना लिया। अरे वाह, ऐसा तूने दोनों काम कर लिए। चल खाना लगा। सुमित बेटा, तेरा काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है माँ। ठीक है बेटा। अरे मेरे सुमित को भी खाना परोस। सुमित जी, मैं ये कहना चाहती थी कि शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो आप चलिए ना बाहर। मेरे पास इन फालतू चीजों का समय नहीं है, समझी तुम? इसको तो मुझे इस घर से निकालना ही होगा, तभी तो अपने बेटे की अमीर जगह पर शादी करूंगी ताकि मोटा दहेज आए। मेरे बेटे को परेशान मत कर, समझी? माफ कीजिएगा माँ जी। फिर खाना खाने के बाद कावेरी उसे परेशान करने के लिए अपने पैर दबवाती है। कुछ दिनों तक सब यूं ही चलता। एक दिन प्रिया से बर्तन साफ करते वक्त एक प्लेट टूट जाती है, जिस वजह से कावेरी उसे घर से निकाल देती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, लेकिन तेरा अब मुझसे और इस घर से, मेरे बेटे से कोई वास्ता नहीं है। चाहे किसी ट्रक के आगे आकर नीचे मर जा या भाग जा, पर इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। अब मैं क्या करूंगी? माँ के पास गई तो वो परेशान हो जाएंगी, मैं ही कहीं और चली जाती हूँ। फिर प्रिया भटकते भटकते लक्ष्मी माता के मंदिर पहुंच जाती है, जहाँ की सीढ़ियों पर वो आराम करती है। कुछ देर बाद उसे भूख लगती है तो भंडारे में प्रसाद खा लेती है। तभी पंडित उसे वहां से भगा देता है। फिर आगे जाकर प्रिया भटकने लगती है। अब आगे कहाँ जाऊं? यहाँ तो सिर्फ जंगल और सुनसान रास्ता है। यहीं पर एक कुटिया बना लेती हूँ। फिर घास फूस लकड़ी से प्रिया एक घर बना लेती है। हे मेरी देवी माता, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना कि मैं अच्छे से रह पाऊं। डर सा लग रहा है अकेले रहने पर। संध्या का समय हो रहा है, माता रानी की मूर्ति ही बना लेती हूँ। जैसे तैसे मन से पूजा कर लूंगी। फिर प्रिया 5 मिट्टी की माता रानी की मूर्तियां बनाती है और उसके सामने ध्यान करती है। न पीने के लिए पानी है, न खाने के लिए, कुछ ऐसे ही सो जाती हूँ। प्रिया घास बिछाकर सो जाती है। अगले दिन खाने के लिए भटकती है तो कोई उसे सूखी 2 रोटी दे देता है। शुक्र है ये मिल गया, कुछ तो पेट में जाएगा। अन्नपूर्णा देवी, आपका शुक्रिया मुझे ये देने के लिए। प्रिया अपनी छोटी सी कुटिया में जाकर पहला निवाला लेने ही वाली होती है कि एक बुढ़िया आती है। बिटिया, मुझे भूख लग रही है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए होगा? मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। अम्मा जी, मेरे पास खुद कुछ अच्छा नहीं है खाने के लिए, पर ये 2 सूखी रोटी हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप ले लीजिए। आइए बैठिए। फिर प्रिया अपने हिस्से का भी बूढ़ी अम्मा को खाना खिला देती है और उनके पैर दबाने लगती है। तभी एक तेज रोशनी में उस बुढ़िया से 5 माता रानी प्रकट होती हैं। देवी माँ, आप? अन्नपूर्णा देवी, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, काली माता, आप सब मेरी इस गरीब की कुटिया में भला कैसे? हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम उसमें उत्तीर्ण हुई। हाँ पुत्री, इतनी गरीबी में भी, कुछ ना होते हुए भी तुम दूसरों की मदद करना जानती हो। इसीलिए हम 5 तुम्हें वरदान देते हैं कि कभी ना धन ना अन्न की कमी होगी। तुम अपने जीवन में सदा खुश रहोगी। हम 5 सदैव तुम पर अपनी कृपा बनाकर रखेंगे। हाँ पुत्री। माता रानी, आप 5 के साक्षात दर्शन करके मैं तो धन्य ही हो गई। आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसके लिए मैं आपका बहुत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ये कहते ही देवी माँ अंतर्ध्यान हो जाती हैं और उसको बहुत सारा धन वैभव अन्न छोड़कर चली जाती हैं। जिसके बाद प्रिया अपनी माँ के साथ अच्छी जिंदगी बिताती है। वहीं कावेरी और सुमित को अपनी गलती का
एहसास होता है तो वह दोबारा अपने बेटे की शादी प्रिया से करती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। स्वाति अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। उसके हाथ बचपन से ही आम बच्चों से थोड़े से ज्यादा लंबे थे, लेकिन जवानी तक आते आते उसके हाथ और लंबे हो गए, जिसकी वजह से लोग भी बाहर उसका बहुत मजाक बनाते थे। आहा, क्यों? आखिर क्यों? स्वाति जोर जोर से रो रही थी कि तभी उसका भाई, जो बचपन से ही उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, कमरे में आया। स्वाति। भैया। स्वाति अपने भाई के गले लग गई। भैया, सब मुझे बाहर एलियन, भूत और दूसरी दुनिया की बोलते हैं। आखिर मुझे ही क्यों भगवान जी ने इन लंबे हाथों के लिए चुना? ऐसा कौन सा पाप हुआ था मुझसे जो मुझे ये सजा मिली? स्वाति ऐसे बोलकर फूट फूट कर रोने लगी। तू ऐसा क्यों सोचती है कि ये कोई अभिशाप है? अरे पगली, ये कोई अभिशाप नहीं बल्कि तेरे ऊपर भगवान का बहुत बड़ा वरदान है। और कौन कहता है कि तू एलियन है? जो कोई भी कहे उसे मेरा पता दे देना, फिर देख तेरा भाई उसकी कैसे ढाकी टिक्की करता है। क्या करता है? ढाकी टिक्की। शांतनु ने अपनी बहन का मूड सही कर दिया। वो हमेशा इसी तरह उसे संभाल लेता था। अरे क्या चल रहा है? आखिरकार तूने स्वाति का मूड ठीक कर ही दिया। हम लोग सुबह से इसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देख, तेरे आते ही इसके होठों पर हंसी आ गई। चलो, अब जब सभी का मूड ठीक हो ही गया है तो क्यों ना आज कुछ स्पेशल खाया जाए। आपको अचानक क्या हुआ? अरे, अब मेरी स्वाति सुबह से रो रही थी तो उसे भूख तो लगी ही होगी ना, और अगर भूख में कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो होली, दिवाली, ईद सभी कुछ हो जाती है। सही बोला ना? स्वाति अपने पापा की बात सुनकर हंसने लगी। सभी घर में स्वाति को बिल्कुल राजकुमारियों की तरह बहुत ज्यादा खुश रखते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और देखते ही देखते स्वाति की शादी का समय आ गया। उसका रिश्ता एक बहुत ही अमीर परिवार में तय हुआ था। माँ, बाबा, भैया, आप सभी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उस सब के लिए आपका शुक्रिया। अब मुझे आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। स्वाति ने अपने माँ बाबा का आशीर्वाद लिया और वो विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में भी सभी स्वाति से बहुत प्यार करते थे। अरे स्वाति बेटा, ला जल्दी से अपने हाथों की एक कड़क सी चाय पिला। लाई माँ जी। स्वाति की सास ने चाय पी। वाह, हमेशा की तरह मजेदार। वैसे स्वाति, तेरे हाथों में तो जादू है। जब भी चाय पिलाती है मेरी तो सारी थकान ही दूर हो जाती है। शुक्रिया माँ। स्वाति अपने ससुराल में भी बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी ससुराल वाले उसके मायके से भी ज्यादा अमीर थे, जिसकी वजह से उसे पैसों की भी कोई किल्लत झेलनी नहीं पड़ती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब स्वाति के भाई शांतनु की भी एक अमीर घराने की लड़की से शादी हो चुकी थी। भाई की शादी के बाद स्वाति पहली बार अपनी भाभी से मिलने अपने मायके आई। कहाँ है मेरी भाभी? स्वाति बेटा, आजा अंदर आ, तेरी भाभी अंदर ही है। श्रुति, श्रुति। स्वाति बाहर सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बाद श्रुति श्रृंगार करके अपने कमरे से निकल कर आई। हाँ माँ जी, तेरी ननद तुझसे मिलने आई है, वहीं सोफे पर बैठी हुई है। ओह अच्छा, नमस्ते ननद जी। नमस्ते। वैसे सही सुना था मैंने, मेरी भाभी तो बड़ी ही सुंदर है। स्वाति ने दिल से श्रुति की तारीफ की, लेकिन श्रुति स्वाति के लंबे हाथों को देखकर उससे चिढ़ गई और मन ही मन सोचने लगी, ये मेरी ननद क्या किसी दूसरे ग्रह से आई है? किस सोच में पड़ गई? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लाई। नहीं, मैं चाय पीकर ही आई थी, आप कुछ मत करो, मैं बस आपसे ही मिलने आई हूँ। अरे ये एलियन क्यों मेरे पीछे पड़ गई? अब कहाँ खो गई? कुछ नहीं। स्वाति ने बहुत देर श्रुति से बातें की। वो बातें कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं देखती हूँ। स्वाति ने दरवाजा खोला तो वहां एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में एक पार्सल था। जी? आपका पार्सल, आपको 50,000 पे करने हैं। 50,000 रुपए? ये किसने मंगवाया?
ये मेरा है। श्रुति ने उस लड़के से पार्सल ले लिया। इतने छोटे से डिब्बे में इतनी महंगी क्या चीज है? इसमें मेरी ड्रेस आई है। इतनी महंगी ड्रेस? देखिए भाभी, माना हम अमीर हैं, लेकिन हमें ऐसे फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। जस्ट शट अप। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे मामलों में दखल अंदाजी करे, इसीलिए आप मत बोलो। चिढ़ क्यों रही हो भाभी? हमें अपने पैसे को बचाकर चलना चाहिए, यही सही है। तुम मुझे सही गलत मत समझाओ। मैं जानती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे पैसे बचाने की क्या जरूरत? मेरे तो बाबा भी बहुत अमीर है और पति भी। श्रुति की बात सुनकर स्वाति कुछ नहीं बोली और बस अपने घर लौट आई। उस दिन के बाद से स्वाति जब भी अपने मायके जाती, श्रुति उससे सही से पेश नहीं आती थी और श्रुति को बहुत ज्यादा पैसा उड़ाने की भी आदत थी। स्वाति उसे इस बारे में समझाती, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन स्वाति के पति को काम में बहुत बड़ा घाटा हो गया, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर, गाड़ी, सब कुछ खोना पड़ा। घबराइए नहीं, ऐसे हालात में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। मेरे पास जोड़े हुए कुछ पैसे हैं, अब हमें उन्हीं से सहारा लेना होगा। मुझे तेरी ये बात पसंद है बहू। फिर क्या था, स्वाति के जोड़े हुए पैसों से उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी जैसे घर को किराए पर ले लिया और वहीं वो लोग अपना गुजारा करने लगे। स्वाति, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है। अब रितेश मजदूरी करता था और बिल्कुल गरीबों की ही तरह वो लोग अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ श्रुति रोजाना अपने पति के पैसों से लाखों रुपए की शॉपिंग करती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन शांतनु का भी काम ठप हो गया और श्रुति के पैसा पानी की तरह बहाने की वजह से उनके पास कुछ जुड़ा हुआ भी नहीं था। तो वो सभी सड़क पर आ गए। जब स्वाति को ये बात पता चली, माँ, आप भैया, भाभी और पापा के साथ मेरे ही घर आ जाओ। भले ही ये घर छोटा है, लेकिन ना होने से बेहतर है। सभी स्वाति के घर जाने को तैयार थे, लेकिन मुझे ऐसे गरीबी में टाइम काटने की आदत नहीं है। मैं तो चली अपने बाबा के घर। तुझे शर्म नहीं आती है बहू? अब से हम तेरा परिवार हैं। तेरा मायका तो तू छोड़ आई। और एक बात मेरी जान ले, अगर तू इस परिस्थिति में अपने मायके गई तो कभी तुझे वापस नहीं आने दूंगी मैं। अच्छा, तो ये बात है, तो मेरी भी शर्त है। मैं आपके ही साथ रहूंगी, लेकिन उस गरीब घर में कभी नहीं जाऊंगी। स्वाति के बारे में ऐसे बातें सुनकर शांतनु ने श्रुति को बहुत डांटा, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी और वो भी जिद पर अड़ी रही। स्वाति अपने परिवार को ऐसे सड़क पर नहीं देख सकती थी, तो उसे एक आइडिया सोचा और, माँ, आप अब भाभी को लेकर यहाँ आ जाओ। अब ये घर गरीबों वाला नहीं रहा। बहुत समझाने पर श्रुति स्वाति के घर आने को राजी हुई और उसका घर देखकर वो हैरान रह गई। स्वाति ने अपने पूरे घर को अंदर और बाहर से पैसों से सजा दिया था। वाह, नोटों का घर। हाँ, ये मेरा नोटों का ससुराल है। एक मिनट, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? जरूर ये तुमने कहीं से चुराया है। श्रुति ऐसे ही स्वाति को चिढ़ाने लगी कि तभी शांतनु ने उसे जोरों का थप्पड़ मारा। एक तो मेरी बहन ने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारी वजह से घर में सजा दी, हमें यहाँ बुलाया, जबकि इसके भी हालात खराब हैं, और ऊपर से तुम इसका एहसान मानने के बजाय इससे ऐसी बातें कर रही हो। अरे श्रुति, थोड़ी तो शर्म करो। शांतनु ने श्रुति को बहुत सुनाया। श्रुति को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। आप सही कहते हो, मुझे माफ कर दो स्वाति दीदी, आप सही बोलती थी। सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज मुझे इसका एहसास हो रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें एहसास हुआ, यही बड़ी बात है। अब ये सब बातें छोड़िए और आप सभी भूखे होंगे। चलिए खाना खाते हैं। सभी ने एक साथ बैठकर खाना खाया। स्वाति और श्रुति के पतियों ने एक साथ मिलकर एक नए काम की शुरुआत की। धीरे धीरे उनके काम को तरक्की मिल गई और वो अपना एक नॉर्मल सा घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगे।